वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड स्टेज जो होता है, क्या होता है थर्ड स्टेज? इट कमेंसेस विद द डिलीवरी ऑफ फीटस। इसमें क्या होता है, फीटस की डिलीवरी से ये स्टार्ट होता है। और एंड किस पे होता है? एंड होता है डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा और उसके जितने भी अटैच्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन आपको ऐसे याद रखना है कि इट स्टार्ट्स विद द, स्टार्ट होगा फीटस की डिलीवरी से। ऐसे याद रखो, फीटस डिलीवरी एंड एंड किस पे होता है? प्लासेंटा पे, प्लासेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सिर्फ ये कुछ याद रखो और फिर एक पूरी एक नई डेफिनेशन बना दो, मतलब चेंज नहीं होगा इसका। तो हमें पता चल गया कि थर्ड स्टेज में बेसिकली फीटस की डिलीवरी से शुरू होता है और एंड होता है प्लासेंटा और उसके जो मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी हो जाती है उस पर। ठीक है, नॉर्मली 5 से 15 मिनट लगते हैं थर्ड और फोर्थ स्टेज में। और बेसिकली फोर्थ स्टेज क्या होता है, उसके बाद जो स्टेज होता है टिल परप्यूरियम, वो फोर्थ स्टेज होता है जिसमें आप देखभाल करते हो, मदर को मॉनिटर करते हो, क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसको हेमरेज हो गया है, पीपीएच हो रही है, ये सब आप देखते हो उसमें। ठीक है, तो वो सब फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में आता है। बेसिकली फोर्थ स्टेज में जितना भी मैनेजमेंट होता है वो सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली 5 to 15 मिनट्स तक होता है ये स्टेज। 30 मिनट्स हैव बीन सजेस्टेड इफ़ देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग। तो बेसिकली इसको हम 30 मिनट्स ही सजेस्ट करते हैं, बिकॉज अगर 30 मिनट के अंदर अंदर कोई भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है, कोई भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है, तो सक्सेसफुल मान लेते हैं कि ठीक है, वो उसके आगे और कोई फर्दर हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ड्यूरेशन किसका है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड ऑफ मैनेजमेंट। अब मेथड ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें दो मेथड होते हैं, पहला होता है एक्सपेक्टेंट, दूसरा होता है एक्टिव मैनेजमेंट। तो पहले के टाइम पे ना बेसिकली एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट किया जाता था, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। और एक्टिव मैनेजमेंट जो कि आज के टाइम पे प्रिफर्ड होता है। हमने एक्सपेक्टेंट मेथड को बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पे, बहुत ही रेयर। और आजकल हम यूज़ करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट, जो कि सबसे बेस्ट मैनेजमेंट माना जाता है। तो इसमें क्या होता है एक्टिव मैनेजमेंट? बेसिकली एक्टिव मैनेजमेंट में होता है प्रोफाइल एक्टिव ऑक्सीटोसिक ड्रग, अर्ली क्लैम्पिंग एंड कटिंग ऑफ कॉर्ड एंड कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। ये सबसे मेन है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। क्योंकि एक्सपेक्टेंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि जो भी प्लासेंटा है वो खुद से बाहर आएगा, ना कि हम उसमें सीसीटी अप्लाई करेंगे, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब एक्टिव मैनेजमेंट क्यों है? इसमें हम ऑक्सीटोसिक ड्रग देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं मदर को उसके थाई में। ठीक है, उसके बाद अर्ली क्लैम्पिंग होता है, जैसे ही फीटस बाहर आया हमने कॉर्ड को क्लैम्प किया और फिर साथ में उसको कट किया, और फिर उसके बाद सीसीटी अप्लाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सीसीटी में क्या होता है, हम ऐसे राउंड 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 करके क्या करते हैं, जो कॉर्ड है उसको सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ पुल करते हैं, और ताकि प्लेसेंटा को हम बाहर निकाल सकें। ठीक है, ये विद इन 1 मिनट में प्लेसेंटा के बाहर आते ही सब शुरू हो जाता है ये सारा काम। तो इसलिए एक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जैसे मदर को अगर पीपीएच भी हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा उसको बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेंट में क्या होता था, हम वेट करेंगे उसका, कई बार 30 मिनट्स भी हो जाते हैं, 20 मिनट्स भी हो जाते हैं, 1 आवर भी हो जाता है। तो ये मेथड उतना अच्छा नहीं था, इसमें हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब अगर हेमरेज नहीं, पीपीएच के चांसेस, अगर मदर को पीपीएच हो रहा है तो हमें लेट से पता चल रहा है, ये भी हो जाता था। तो जैसे ब्लड लॉस तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो गया होता था। तो ये मेथड उतना हम प्रेफर नहीं करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे एक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड, और हम एक्सपेक्टेंट मेथड को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई प्रोफाइल एक्टिव ऑक्सीटोसिक ड्रग नहीं दिया जाता है। बेसिकली इसमें कोई भी ऑक्सीटोसिन ये कुछ भी नहीं दिया जाता है, और कोई कॉर्ड क्लैम्पिंग नहीं होती है। जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाता पूरी तरीके से, तब तक फीटस और प्लेसेंटा को अलग नहीं करते थे। यानी कॉर्ड की क्लैम्पिंग नहीं हो रही, और नो सीसीटी, कोई भी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन सीसीटी अप्लाई नहीं कर रहा है। यानी कि वो वेट करेंगे कि खुद से ही प्लेसेंटा बाहर आएगा और उसके बाद सब होगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत ही इजी वे में मैंने लिखा है ताकि आप इसे समझ सकें। और अगर आपको इसका फुल पीडीएफ चाहिए ऐसे ही एज इट इज़,
तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी, आप उस पर जाके क्लिक करके इसका फुल नोट ऐसे ही एज इट इज़ ले सकते हैं। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं फिजियोलॉजिकल और एक्टिव मैनेजमेंट के। तो फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस, जिसे आप करके फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है वो सारा ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। तो एक प्लेसेंटल डिलीवरी में देखें तो बाय ग्रेविटी एंड मैटरनल एफर्ट, जो मदर एफर्ट लगाएगी पुश करने में वो, और साथ में ग्रेविटी के थ्रू प्लेसेंटा आएगा, यानी कि अपने आप आएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। सीसीटी, लेकिन एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में ऐसा नहीं है, हम वेट नहीं करेंगे कि प्लेसेंटा खुद से बाहर आए, हम क्या करेंगे, सीसीटी अप्लाई करेंगे, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे विद काउंटर ट्रैक्शन ऑन फंडस, ठीक है। साथ में जो फंडस है मदर का, ये इस तरीके से यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ से बेबी आउट हो रहा है, तो यहाँ से क्या है, कॉर्ड पे सीसीटी काउंटर ट्रैक्शन सीसीटी अप्लाई कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे जो फंडस होता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस भी करेंगे, काउंटर ट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस फर्दर किया जाता है। तो इसमें बेसिकली हमारा वेट नहीं हो रहा है कि वो खुद से बाहर है। सेकंड में क्या है, यूट्रोटॉनिक। यूट्रोटॉनिक में क्या होता है, यूट्रोटॉनिक जो होता है आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी होता है, और एक्टिव में क्या होता है, विद बर्थ ऑफ एंटीरियर शोल्डर, ठीक है। उसके बाद यूट्रस को देखें तो यूट्रस में क्या होगा, असेसमेंट ऑफ साइज एंड टोन, हम असेस करते हैं फिजियोलॉजिकल में कि यूट्रस का साइज़ कैसा है, टोन कैसा है। उसके बाद अगर एक्टिव मैनेजमेंट की बात कीजिए तो इसमें भी हम साइज़ और टोन देखते हैं। कॉर्ड क्लैंपिंग की बात करें तो ये वेरिएबल होता है इसमें, ठीक है, यानी कि जब तक वो बाहर आएगा नहीं कौन, प्लासेंटा, तब तक कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं होती है। और एक्टिव में क्या होता है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग होती है, जैसे ही बेबी आउट हुआ उसके बाद प्लेसेंटा में यहाँ पे कॉर्ड क्लैंप हो जाता है, वो प्लेसेंटा वुम में ही होता है, उससे पहले ही कॉर्ड क्लैंप कर देते हैं, ठीक है, वेट नहीं करते हैं। तो इसमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग देखने को मिलता है, विच इज़ बेस्ट। अब इसमें एक ख़तरा भी होता है, ये अगर आप वाइवा में पूछो तो वो पूछते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट, तो ऑफ कोर्स एक्टिव इज़ बेस्ट, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में अगर कॉर्ड क्लैंपिंग से पूछते हैं कि कॉर्ड क्लैंप लेट कर रहे हैं, तो देखो इसमें ये भी होता था कि इसमें ना बच्चे के जान जाने के खतरे भी ज़्यादा रहते थे, क्योंकि जो कई बार होता था ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो मतलब ब्लड की कमी हो जाती थी बच्चे में, क्योंकि कॉर्ड क्लैंप नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। तो एक्टिव मैनेजमेंट इज़ सुपीरियर टू फिजियोलॉजिकल। अब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने इतना बता ही दिया कि इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो आपको एक चीज़ तो पता चली गई है कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोर्स सुपीरियर तो होगा, किससे, फिजियोलॉजिकल से, इन टर्म ऑफ ब्लड लॉस, जो कि मैंने अभी बताया ब्लड लॉस के टर्म में, ठीक है। मदर को पीपीएच के चांसेस हो जाते हैं, बेबी को भी बहुत खतरा होता है, ठीक है। तो अब फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट इज़ ओनली अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन विद लो रिस्क ऑफ पीपीएच। अब जिनमें ना पीपीएच के बहुत कम चांसेस होते हैं ना, बहुत कम चांसेस, उनके लिए तो फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। और मोस्टली आजकल के टाइम पे जितने भी वुमेन्स मोस्टली बहुत ज़्यादा ही वो पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कई बार डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाते हैं, अननोन कॉज होता है, क्यों हो रहा है पीपीएच, उसका रीज़न बाद में पता चलता है। तो इस वजह से भी एक्टिव मैनेजमेंट का यूज़ सबसे ज़्यादा बेटर है, कि फिजियोलॉजिकल को ना करके हम सुपीरियरिटी किसको दें, एक्टिव मैनेजमेंट को। उसके बाद है लिविंग लाइगेचर। तो अब लिविंग लाइगेचर क्या होता है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ मसल बंडल्स हैज़ बिन रिक्वायर्ड टू एज लिविंग लाइगेचर और फिजियोलॉजिक सूचर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। या लिविंग लाइगेचर की ज़रूरत होती है बेसिकली कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये एक मसल बंडल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जैसे हम लिविंग लाइगेचर और फिजियोलॉजिक सूचर ऑफ द यूट्रस भी बोलते हैं। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी ऑफ इन्फेंट, जैसे ही बच्चा बाहर आया, व्हेन प्लासेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, और ये यूट्रस की वॉल है, यहाँ पे क्या है, ये प्लासेंटा अटैच्ड है, ठीक है।
तो जैसे ही ये सेपरेट होने लगता है, सेपरेट हो जाता है, दीज फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल। ये जो फाइबर्स यहाँ पे हैं, ये जो फाइबर्स यहाँ पे सरफेस पे हैं, ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, जिससे कि ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो लेयर है यूट्रस की और यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, ठीक है, अब ये डी अटैच्ड हो चुका है, तो बेसिकली ये जो बीच में होता है यहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है, जब ये डी अटैच होता है तो ब्लीडिंग भी होती है कुछ अमाउंट में। ठीक है, तो ये लिविंग लाइगेचर ही जो होते हैं क्या करते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर ये लिविंग लाइगेचर नहीं होंगे तो एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, ये वॉल इस वॉल से अटैच्ड है, तो जब ये अटैच्ड है और जब ये सेपरेट होगी तो ब्लड तो लॉस हो गई। ठीक है, इसलिए लिविंग लाइगेचर इज़ वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, याद रखना। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिक प्रोसेस ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन। तो बेसिक अब हम इसमें ना फिजियोलॉजिक प्रोसेस पढ़ेंगे कि प्लासेंटल सेपरेशन कैसे होता है, क्या होता है। तो बेसिकली ना हमें यहाँ पे पहला फिजियोलॉजिक प्रोसेस में हमें देखने को मिलेगा प्लासेंटल सेपरेशन, दूसरा डिसेंट ऑफ प्लासेंटा एंड एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा। तो बेसिकली ये 3 स्टेज भी हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि फीटस तो आउट हो गया, लेकिन उसके बाद प्लासेंटा की भी, प्लासेंटल सेपरेशन की भी तो स्टेजेस होंगी जिसमें वो हो रहा है। पहले वो सेपरेट होगा, फिर वो डिसेंड करेगा, फिर वो बाहर आएगा, एक्सपल होगा। ठीक है, तो प्लासेंटल सेपरेशन क्यों होता है, ड्यू टू यूट्रस रिट्रैक्ट्स एंड प्लासेंटल बेड डिमिनिश्ड। ठीक है, अब यूट्रस क्या करेगा, रिट्रैक्ट होगा, तो जो देखो ये फॉर एग्जांपल यूट्रस है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा यूट्रस का, लेकिन प्लासेंटा जो कि एज यूजुअल अपने इतने ही साइज का है वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कौन हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी मसल्स छोटी हो गई, देखो इसलिए छोटा हो गया है ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही हो रहा है, सिकुड़ रहा है, लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है। तो जब प्लासेंटा तो अपने सेम उस पर, लेकिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ से यूट्रस और प्लासेंटा का सेपरेशन देखने को मिलेगा। इसलिए देखा होगा जब भी एक्सपर्जन हो रहा होता है तो उस टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रहे होते हैं मदर को, ये चीज़ आपको फील होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही ये जो 2 लेयर हैं आपस में सेपरेट होती हैं। तो प्लासेंटा क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, प्लासेंटा का जो लेयर है वो नहीं सिकुड़ेगा, डज नॉट डिमिनिश इन साइज। लेकिन जो यूट्रस है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन शो करता है लेकिन प्लासेंटा नहीं करता है, उसका वो इनइलास्टिक होता है और यूट्रस इलास्टिक होता है। ठीक है, तो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए तो प्लासेंटा का क्या हुआ, सेपरेशन हो गया। अब सेपरेशन तो हो गया, अब क्या करेगा, प्लासेंटा यूट्रस से जब अलग हो चुका है पूरी तरीके से, तो अब ये ऑफ कोर्स नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अब ये ग्रेविटी के थ्रू बाहर आएगा और ऊपर से हम सीसीटी अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रेशर की वजह से भी बाहर की तरफ ही आएगा ये। तो क्या देखने को मिलेगा हमें, डिसेंड ऑफ प्लासेंटल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डिसेंड तो हो गया वो, रिजल्ट ऑफ एब्रप्शन इन साइज ऑफ यूट्राइन कैविटी। तो डिसेंड कैसे हुआ, रिजल्ट, अब क्योंकि यूट्राइन कैविटी का साइज ऑफ कोर्स छोटा हो गया है तो प्लासेंटा तो चिपका नहीं रहेगा, उसे नीचे आना ही पड़ेगा। फिर रिट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, एक्सेलरेट होता है फर्दर और फॉर्मेशन ऑफ रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो सीसीटी की वजह से क्या होगा, सीसीटी की वजह से, फंडल प्रेशर की वजह से और प्लासेंटल प्रेशर की वजह से प्लासेंटल सेपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट को हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट बोलते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन। अब प्लासेंटल सेपरेशन के मेथड्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, एक होता है स्कल्च मेथड और दूसरा होता है डंकन मेथड। तो स्कल्च मेथड में क्या होता है कि सेपरेट इन सेंटर, यानी ये यूट्रस की लाइन है, ठीक है, और ये है हमारा प्लासेंटा, जस्ट अ मोमेंट, और ये है हमारा प्लासेंटा जो कि अभी क्या है, इससे अटैच्ड है। ठीक है, ये अटैच्ड है अभी किससे, ये है हमारा यूट्रस और ये है हमारा प्लासेंटा।
अभी ये अटैच्ड है, सेम साइज़ है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस आए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आए, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज़ इतना हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शंस आए हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्लेसेंटा है वो एज इट इज़ अभी भी इतना ही है साइज़ में। तो यहाँ इतना जो है यहाँ पे वो क्या है, छूट चुका है ना। उसने जो यूट्रस की लाइनिंग और जो प्लेसेंटल वॉल की लाइनिंग है वो क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये सिकुड़ता जाएगा और जो यूट्रस और जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। तो स्कल्ज मेथड में क्या होता है, अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन शो करूँगी। दिस इज़ यूट्रस वॉल लाइनिंग, ये यूट्रस की वॉल है और ये प्लेसेंटा की वॉल है, ठीक है। अब स्कल्ज मेथड में बताऊंगी। सबसे पहले स्कल्ज मेथड में क्या होता है, सेपरेट्स इन सेंटर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आए अब, लेकिन क्या होगा, यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो यूट्रस की लाइनिंग है और ये प्लेसेंटा की लाइनिंग है, कहाँ, यहाँ से अटैच्ड है, स्टिल यहाँ से अटैच्ड है, लेकिन सेपरेट कहाँ से हो रही है, सेंटर से। यहाँ से क्या हो गई है, सेपरेट होना शुरू हो गई है। इस केस में क्या होता है, जो 80% केस में अपने आप ही डिसेंड कर जाता है नीचे की तरफ। इस केस में क्या होता है, मिनिमल ब्लड लॉस देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत कम ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, कंटेन्स विद मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है डंकन मेथड। डंकन मेथड में क्या होता है, इट अगेन ये प्लेसेंटल की लाइन है, ये यूट्रस की लाइन है और ये प्लेसेंटा की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से सेपरेट होना शुरू होगा। प्लेसेंटा कहाँ से सेपरेट हो रहा है, एट द लोअर एज से, या तो यहाँ से या तो यहाँ से शुरू होगा सेपरेट होना, किसी भी एक एजेस से स्टार्ट होगा। यहाँ पे प्लेसेंटा अभी भी अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ से साइड से शुरू होगा। ये मोस्टली 20% केसेस में देखने को मिलता है कि एजेस से स्टार्ट हो रहा होता है सेपरेशन, और इस केस में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मोर ब्लीडिंग, ठीक है। अब मैं इसका केस रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और कोई भी रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सेपरेशन तो यहीं से हो रहा है। अब इसमें रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो सेपरेट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से सेपरेट होना शुरू हो रहा है, यहाँ से अटैच्ड है। तो जो डॉक्टर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि सेपरेशन हो रहा है। इस केस में देखो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, बहुत कम लेस ब्लड देखने को मिलता है, लेकिन इस केस में क्योंकि एजेस से आ रहा है ब्लड, तो बहुत ज़्यादा ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड देखने को मिलेगा। तो पता चल जाएगा कि अच्छा प्लेसेंटल सेपरेशन शुरू हो गया है, और इसका भी पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, साइड से एजेस से हो रहा है तो क्लॉट नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये सेंटर से शुरू करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि विद इन अ मिनट्स और विद इन अ सेकेंड में सेपरेशन हो जाता है। अप्रॉक्स 3 to 5 मिनट्स, 10 मिनट्स भी कई बार लग जाते हैं। इवन आप CCT अप्लाई कर रहे हो 5 मिनट्स तो लग ही जाते हैं, विद इन अ सेकेंड्स में तो नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये धीरे धीरे करके, अब ये यूट्रस की लाइन है, ये प्लेसेंटा की लाइन है, यहाँ से ये सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अटैच, लेकिन यहाँ पे तो अभी भी अटैचमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लड इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जब यूट्रस और प्लेसेंटा ये दोनों अलग होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड भी रिलीज़ होगा। अब क्योंकि वो ब्लड इधर से नहीं जा पा रहा है, ना तो इधर से जा पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड ना ही तो इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, तो वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब ब्लड की यहाँ पे क्लॉटिंग देखने को मिल जाएगी। जब धीरे धीरे सेपरेशन हो जाएगा, ये यूट्रस है और ये प्लेसेंटा है, जब ये धीरे धीरे पूरा ऐसे सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा अटैचमेंट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा बाहर आएगा तो ये क्लॉट्स भी बाहर आएंगे, कब, जब प्लेसेंटा पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। ये है हमारी यूट्रस की लाइनिंग और ये है हमारा प्लेसेंटा, जो कि अब पूरी तरीके से डीअटैच हो चुका है। और ये रहे हमारे क्लॉट्स को हम ब्लू कलर से शो कर देते हैं। तो ये क्लॉट्स हैं, जब प्लेसेंटा आउट हुआ
तो प्लेसेंटा यहाँ बाहर आया, तो हम बाहर क्या क्या आया, साथ में क्लॉट्स भी आए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस केस में इसीलिए हमें कम ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो कहाँ इकट्ठी हो रही होती है, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, वो क्लॉट बन रहा है वहाँ पे, यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है। जब ये पूरा यहाँ से अटैच्ड है और कहीं बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, तो आपको ब्लीडिंग कहाँ से देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे तो ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे तो अटैच्ड है ये। अब ब्लीडिंग यहाँ पे क्लॉट्स के फॉर्मेशन होते जा रहा है ब्लीडिंग की वजह से। तो इस वजह से हमें इस केस में ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती है और इस केस में ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। सो यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने अब तक जितना भी पढ़ाया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट हो, मैं आपका उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।